दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल का जो कि पर आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही सीखने वाले हैं लेकिन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या होता है। आज के इस सेकंड लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर कर डालेंगे, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी क्या होता है। हमने आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर बना के अपलोड कर चुका है कल के दिन में। उसमें हमने समझाया कि डेमोक्रेसी क्या होता है, आरटीआई एक्ट क्या होते हैं, और अपना राइट टू वोट क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज मेजोरिटी क्या होती है। तो आप लोग जाके जरूर उसे देखना अगर नहीं देखे हो तो। आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। हम लोग पढ़ने वाले सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा है सोशल जस्टिस। मैं आप लोग को पढ़ता नहीं हूँ, मैं आप लोग को डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग खुद समझ लेना। इसमें ये बताया गया हुआ है कि हमारे सामाजिक जो हमारा जितने भी सामाजिक क्षेत्र है, हमें वहाँ पे अच्छे से रहना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें एक न्यू सोसाइटी डेवलप करनी है। वो लेकिन कौन से बेसिस पे? हमें सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें एक न्यू सोसाइटी डेवलप करनी है। और हमें लोगों से भेदभाव नहीं रखना है। तो कौन कौन से टॉपिक पे? कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर पे सबसे हमें भेदभाव नहीं रखना है। कास्ट मतलब हिंदू मुस्लिम पे भेदभाव नहीं। रिलीजन मतलब कि अगर कोई हिंदू अपने धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम अपने धर्म को मानता है, तो उस पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लैंग्वेज, जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें मराठी हिंदी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब जैसे कोई देखो यहाँ का जो मूल निवासी रहेगा अगर वो अक्सर मराठी बोलेगा, तो अगर आप लोग को बोला काय रे तुला काय करते हो, तो हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई आप क्या कर रहे हो। मतलब हमें ये सब चीज़ों पे भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। किसी के जेंडर पे हमें खास करके ट्रांसजेंडर लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ कि अगर कोई भी कहीं भी अगर पैदा हुआ है तो हमें उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। सपोज अगर मान लो कोई लड़का या लड़की अंडमान निकोबार में अगर पैदा हुई है, वो वहाँ के कल्चर, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पैदा हुई है, अगर वो महाराष्ट्र, दिल्ली कहीं भी अगर वो जाके अपना पढ़ाई करती है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि वो भी हमारे देश का अंग है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि हमारे भारतीय संविधान ने हमारे गवर्नमेंट को ये भी कहा कि आप कुछ पॉलिसी लाइए कि जिससे भेदभाव ख़त्म हो। पॉलिसी लाइए मतलब कुछ सीट्स रिजर्व कीजिए। बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी अपर आएंगे तो उनकी भी मेंटलिटी का विकास होगा, उनका मानसिक विकास होगा। तो उससे हमारे देश में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का एक समाज बन के तैयार होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को टॉपिक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लोग एकदम डीप समझ लीजिए। मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग को कहीं यूट्यूब पे एक्सप्लेन करके नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोग के एग्जाम में पूछता है। हमें ये जो है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप लोग को कुछ सीट्स रिजर्व रखती है गवर्नमेंट, कि बैकवर्ड क्लासेस लोग भी अपर आए, एजुकेशन ले, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वो भी गवर्नमेंट सर्विस पा जाए, गवर्नमेंट नौकरी पाए। यहाँ मतलब ये सब जगह पे उनके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है कि उनका भी मानसिक विकास हो, वो सब भी नीचे से ऊपर जाए। वो अगर कोई भी नीचे से ऊपर जाएगा तो भाई उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा। अच्छा व्यवहार होगा तो साथ ही साथ हमारा समाज भी सुधरेगा और हमारे समाज में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। इसी के लिए पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स लाया जाता है। आप लोग एक एग्जांपल से समझिए। आप अज्यूम कीजिए आपके एक कॉलेज है, उस कॉलेज में सिर्फ 1000 बच्चे लोग को एडमिशन का ही जगह बचा है, मतलब उतनी जगह ही उसमें है। उस कॉलेज में क्या होगा कि 400 सीट रिजर्व रखी जाएगी और 600 सीट जनरल क्लास के लिए रखी जाएगी। जनरल क्लास मतलब अपर क्लास के लोग उसमें आ जाएंगे। अब जो 400 जो बचे उस पर बैकवर्ड आएंगे, तो उससे क्या रहेगा कि मतलब जो अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास दोनों एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, अपना पढ़ाई लिखाई, लाइब्रेरी क्लासेस, कोचिंग अपना हर जगह साथ ही साथ आते जाते रहेंगे। तो मतलब सब लोग आपस में एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड होते हुए 2-3 साल में घुल मिल जाएंगे। तो हमें लगेगा ही नहीं कि कौन ऊँची जाति, कौन नीची जाति, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन सिख, कौन ईसाई। हमें कुछ भी भेदभाव नहीं लगेगा। इसके लिए पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बहुत महत्वपूर्ण। मान लीजिए उसी का आप उल्टा सोच के देखिए। अगर 1000 पे सिर्फ जनरल क्लास रहता, अपर क्लास, तो सब अपर क्लास के भर जाते। वो आपस में एक दूसरे से बात करते, तो वो एक दूसरे के हिसाब से वो अपनी मेंटलिटी रखते।
तो उससे क्या भेदभाव होने का डर रह रहता है। लेकिन अगर उसी सीट को बैकवर्ड के लिए अगर रिजर्व कर दिया जाए तो कुछ भी डर ही नहीं है। तो सब लोग हंस मिलजुल के रहेंगे समाज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप लोग को मालूम है, आदिवासी लोग होते हैं, वो सब पेड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जंगलों के ऊपर, उसी के ऊपर उनकी पूरी निर्भरता रहती है कि जंगल से कुछ मिले तो खाएंगे, वरना हम जय राम बोल के चले जाएंगे और कुछ काम नहीं है। तो उनके लिए भी हमारी गवर्नमेंट कुछ सीट्स रिजर्व लाती है, एक्ट लाती है कि आप भी पढ़ो लिखो, समझदार बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहो, कि मतलब आप भी लोगों से घुल मिल सको। उन्हीं के लिए ये लाया जाता है द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें क्या बताया गया है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया हुआ है कि हमें माइनॉरिटीज लोगों का प्रोटेक्शन करना है। पहली बात है, समझो कि माइनॉरिटीज होता क्या है। हमारे देश की आबादी अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा के हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 136 करोड़ हमारे देश की आबादी थी 2011 के डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। कोई अब मत बोलना कि भाई फ़ोन लगाओ तो 190 करोड़ बोलता है मोबाइल के ऊपर, अभी तो तुम 36 बता रहे हो, 136 करोड़। भाई ये 2011 के डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उस समय क्या था, हमारे भारत में लगभग 96 करोड़ हिंदू थे, 20 करोड़ मुसलमान थे, बाकी जो बचे थे वो अदर कास्ट थे, जैसे कि क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, बुद्ध धर्म वाले लोग थे, मतलब अदर कास्ट के लोग थे। तो इसमें क्या बोला गया कि जो माइनॉरिटीज लोग हैं, मतलब जिन जातियों की संख्या कम है, जिन जातियों या जिन रिलीजनों की अगर नहीं, जिस कास्ट या जिस जातियों की अगर जनसंख्या कम है, उनके लिए माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन लाया जाए, कि उनको भी फ्रीडम दिया जाए इन्हीं के बराबर। उनके लिए भी फंडामेंटल प्रोटेक्ट्स होना चाहिए, उनके साथ इक्वालिटी के साथ रहो, उनके भी अधिकार, उनका भी मूल अधिकार है, फ्रीडम है, उनके साथ हमें मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए। इसी के लिए प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटीज़ लाया गया हुआ कि अगर आप मेजॉरिटी वाले हो, कि अगर आप माइनॉरिटी से अगर आप भेदभाव करते हो तो आपके ऊपर माइनॉरिटी एक्ट लगा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको सज़ा सुना दी जाएगी। इसी के लिए प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटी लाया गया हुआ कि माइनॉरिटी लोग भी आगे चल के मेजॉरिटी बने, इस देश के हिस्सा बने, इस देश के काम आवे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटी समझ में आया होगा। वैसे टॉपिक एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन समझ लो फिर भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस ऑफ फॉर रिप्रेजेंटेटिव। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ऊपर से मत पढ़ना, ना रट्टा मारना। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से, या तो कान में आपके, अगर आप ईयरफोन लेके बैठो तो ईयरफोन लगा के, या तो आप कैसे भी सुन लेना। याद रखना, एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके होते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है, इसमें यह बताया गया हुआ कि आज के कई सालों पहले महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। मतलब दहेज पड़ता था, अगर दहेज ना मिले तो उनको जान से मार दो, उनको जला दो, उनके साथ मारपीट करो, उनको मतलब स्कूल मत जाने दो, छोटे से बाल विवाह कर दो, कि मतलब कम उम्र में ही शादी कर दो, 12-13 साल के ही उम्र में लड़की की शादी कर दो। ये सब महिलाओं के ऊपर पहले बहुत अत्याचार किया जाता था। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने एक एक्ट लाया। उस एक्ट का नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखो लिखा है डावर प्रोविजंस एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया कि महिलाओं को भी एजुकेशन का राइट है, लड़कों के बराबर उनको भी अधिकार दिया गया कि आप भी बाहर जाओ, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े कॉलेज में, बड़े स्कूल में आप भी जाके अच्छी पढ़ाई करो, जॉब्स लो, आप खुद इंडिपेंडेंस रहो, कि किसी के ऊपर डिपेंडेंस में मत रहो, आप खुद कमाओ खाओ। मतलब ये सब एक्ट में सब को बढ़ावा दिया गया। और ये भी कहा गया अगर इसमें ये भी कहा गया कि अगर एक पिता है तो उसके संपत्ति पे हक उसकी बेटी का भी रहेगा। अगर एक हस्बैंड है तो उसके संपत्ति पे 50% हक उसके वाइफ का भी रहेगा। अगर हस्बैंड उसको अगर डिवोर्स दे तो अपना वो कोर्ट में जाके 50% हक ले सकती है। और देखिए दहेज के कारण बहुत लोग, मतलब बहुत लड़कियों को मारा पीटा जाता था, सब जिंदा जला देते थे, मतलब पेट्रोल छिड़क के, गासलेट छिड़क के।
मारपीट करते थे, डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, उनका सामाजिक शोषण करते थे, उनको बार बार नीचा दिखाते थे, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था। ये सबको रोकने के लिए भी डावर प्रोविजंस एक्ट लाया गया कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और ये सब चीज़ों को कंट्रोल करके एक ह्यूमन सेफ्टी बना दिया जाए कि मतलब उनके लिए एक वातावरण शुद्ध रहे कि वो वहाँ जा सके बेडर, एकदम निडर जाए कि उनको लगे कि हाँ अब हम भी लड़कों के बराबरी हैं। इसलिए एक्ट लाया गया डावर प्रोविजन एक्ट। यहाँ लिखा है, आप लोग ये एक्ट याद रखना क्योंकि ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए कौन सा एक्ट लाया गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब आगे क्या है, आगे यही है, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मतलब महिलाओं के लिए कुछ सीट भी रिजर्व की गई। जैसे वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व थे, महिलाओं के लिए था, लेकिन यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट में किया गया। जो लोकल गवर्नमेंट में जहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे अदर स्टेट में 33% सीट्स रिजर्व रखा गया, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे 50% सीट्स लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व रखा गया 50% सीट्स मुझे रखा गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ह्यूमन्स लॉ भी समझ में आया गया होगा। 50% सीट्स रिजर्व क्यों रखा गया, तो ये डावर प्रोविजन एक्ट के ही वजह से रखा गया। यहाँ देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन इन लोकसभा। अब ये लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, आप लोग ये सब पढ़ के आ रहे हो, ये सब के बारे में आप लोग को बात करना बेकार है, आप लोग 7th 8th में सब पढ़ के आए हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बताया गया हुआ है कि सबसे पहला इलेक्शन 1951 में हमारे देश में कंडक्ट हुआ था। उस समय 4.5% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व था। सोचो आज के कितने साल पहले भी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व था। और जो हमारा जो 2014 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें 12.15% सीट्स रिजर्व था। आप बोलोगे भाई 2019 में भी इलेक्शन हुआ, वो क्यों नहीं लिखा है? तो भाई अब जो 2019 में लिखा है ना, अब जब नई टेक्स्ट बुक जो प्रिंट होगी उसमें 2019 का लिख के आएगा कितना सीट रिजर्व था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ह्यूमन्स लॉ समझ में आया होगा, डावर प्रोविजन एक्ट की पावर समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इसके स्पेसिफिकेशन समझ में आए होंगे कि हम किसी भी पर्टिकुलर सीट्स को रिजर्व क्यों रखते हैं और डावर प्रोविजंस एक्ट क्या होता है, ये सब के बारे में आप लोग को नॉलेज मिला होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। हम आपको रिप्लाई देने का 100% कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 पर, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रूल ऑफ जुडिशरी पर पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।